उसने दावा किया कि जब मैं नशे में था तो उसने मुझे बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया था। फिर भी 3 साल बाद वो इस खेल से ऊब गया। पूरी तरह से घृणा भरी नज़र से देखते हुए उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। मैं तुरंत खुशी से झूम उठा। मुझे लगा कि आखिरकार मैं उसके चंगुल से आज़ाद हो गया हूं। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे वहाँ से भागकर मैजिक सिटी में, जो कि 1000 मील दूर था, पहुँचने के 2.5 साल से भी कम समय में वो मुझे एक बार फिर ढूंढ निकालेगी। हालांकि जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि इस बार उसने मुझे तहखाने में कैद नहीं किया जैसा कि वो आमतौर पर करती थी। इसके बजाय एक विनम्र और मिन्नत भरे लहजे में बात करते हुए उसने मुझसे गुजारिश की कि मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए उसके साथ रहूं। उसने वादा किया कि उन 3 दिनों के बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा, और इसके अलावा उसने कसम खाई कि वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से गायब हो जाएगी। मुझे लगा कि गू किंग हान फिर से अपनी पुरानी चालें चल रही है, लेकिन जब 3 दिन पूरे हो गए तो सचमुच ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। मैंने पूरे विला को छान मारा, फिर भी मुझे उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जब तक कि गू किंग हान का बटलर अचानक मेरे पास नहीं आ गया। जिन सालों में मैं गू किंग हान की कैद में रहा था, उस दौरान एस्टेट में हर कोई मुझे बड़े सम्मान से यंग मास्टर जियान कहकर बुलाता था। हालांकि तब से 6 साल बीत चुके थे, फिर भी ये रिवाज आज भी वैसा ही था। यंग मास्टर जियांग, बटलर ने कहना शुरू किया। उसके चेहरे पर मिले जुले भाव थे जब उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट फोल्डर थमाया। बड़ी मालकिन ने आदेश दिया है, आज से आप आज़ाद हैं। उसने आगे कहा, ये वो चीज़ है जो बड़ी मालकिन आपके लिए छोड़ गई हैं। वो अब आपको और ज़्यादा संघर्ष करते हुए नहीं देखना चाहती थीं, और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में आपको खुशियाँ मिलेंगी। ये संदेश देने के बाद बटलर मुड़ा और चला गया। उसके हाव भाव में उदासी की एक झलक थी। हैरान होकर मैंने डॉक्यूमेंट फोल्डर खोला। अंदर मुझे मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने कई ब्लैक कार्ड्स, खास और ज़्यादा लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड्स और साथ में प्रॉपर्टी के कागजातों का एक ढेर देखा। सिर्फ रियल एस्टेट और कंपनी के शेयरों की कुल कीमत ही असल में ये कुछ 100 मिलियन से भी ज़्यादा थी। अभी भी पूरी तरह से सदमे में डूबा हुआ, मैं तुरंत बटलर वैंग के पीछे भागा और उसे आवाज़ लगाई। इसका क्या मतलब है? बटलर वैंग ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, लेकिन आखिर में वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। आखिरकार अपने दुख को और ज़्यादा न सह पाने पर उन्होंने मेरे कंधों से मुझे पकड़ा और धीमी गुस्से वाली आवाज़ में कहा, छोटी मालकिन चली गईं, वो अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर गईं। मैं वहाँ हक्का बक्का खड़ा रहा और मुझसे पूछे बिना न रहा गया। वो कहाँ गईं? छोटी मालकिन, वो स्वर्ग चली गईं। तुम कमीने, क्या तुम्हें समझ भी आता है? वो बीमार थीं, बहुत ज़्यादा बीमार। मरने से पहले उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो तुम्हें आखिरी बार देख लें। वो कितनी प्यारी लड़की थीं, फिर भी तुमने कभी उनकी कदर करना नहीं सीखा। मुझे सच में हैरानी होती है कि क्या तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है? उनका तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कभी कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर मुझे 6 साल पहले का वो दिन याद आ गया जब कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी पर जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात गू किंग हान से हुई। उसी दिन से मेरे 3 साल लंबे बुरे सपने की शुरुआत हुई। हालांकि गू किंग हान ऊपर से शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी, यानी मैजिक सिटी की सबसे अमीर वारिस लगती थीं, लेकिन असल में वो एक पूरी तरह से शुद्ध साइकोपैथ थीं। अभी अभी ग्रेजुएट हुआ मैं उनके मनोरंजन और खेल कूद के लिए बस एक खिलौना बनकर रह गया था। उन्होंने मुझे तब तक आज़ादी नहीं दी जब तक 3 साल बाद वो मुझसे खेलकर ऊब नहीं गईं। उन्होंने मुझे इतने गहरे जख्म दिए थे कि समाज में दोबारा घुलने मिलने में ही मुझे पूरे 2 साल लग गए। फिर भी जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये था कि एक दिन 6 साल बाद ये औरत फिर से मुझे ढूंढते हुए आएगी। मुझे लगा था कि वो फिर से कोई नया अजीब खेल खेल रही है, लेकिन सच तो ये था कि वो बस ये नहीं चाहती थी कि मैं उनके आखिरी बेइज्जती भरे पलों का गवाह बनूं। असल में पता चला कि उस दिन उन्होंने मुझे अपने साथ इसलिए नहीं ले जाया था क्योंकि उन्हें अपने ही शरीर से कुछ चेतावनी भरे संकेत मिले थे, आने वाले खतरे के संकेत। नतीजतन उन्होंने बस इतनी ही गुजारिश की कि मैं उनके आखिरी 3 दिनों तक उनके साथ रहूं। उन 3 दिनों के बीत जाने के बाद उन्होंने वादा किया था कि वो खुद ब खुद मेरी ज़िंदगी से चली जाएंगी, और सच में उन्होंने अपना वादा निभाया, क्योंकि गू किंग हान अब इस दुनिया में नहीं रहीं।
मैं काफ़ी देर तक एक तरह के सदमे में रहा और फिर आखिरकार मेरी आवाज़ वापस आई। तो फिर उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम क्यों कर दी? बटलर वैंग, जो लगभग पागल से हो रहे थे, मुझ पर चिल्लाए, तुम्हें अब भी समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम ही वो इंसान थे जिसकी उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परवाह थी, वो जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा फिक्र करती थी। ये सुनकर मुझे बस एक अजीब सी विडंबना महसूस हुई। अगर उसे सच में मेरी परवाह होती तो वो मेरी आज़ादी पर पाबंदी क्यों लगाती और लगातार मेरी गरिमा को क्यों कुचलती? गू किंगहान मर चुकी थी। अब आधी रात को मैं अचानक से नींद से नहीं जागूंगा। मैं आखिरकार पूरी तरह से और हमेशा के लिए उस पागल औरत से आज़ाद हो गया था। फिर भी मुझे हैरानी हुई कि जिस खुशी की उम्मीद मैंने इस पल अपने दिल में की थी, वो कहीं भी नहीं थी। ठीक अगले ही पल बटलर वैंग ने अचानक मेरे हाथ पकड़ लिए और लगभग मिन्नत भरे लहजे में मुझसे गुजारिश की, अगर कोई अगला जन्म होता है तो प्लीज़ क्या तुम यंग मिस को एक मौका नहीं दोगे? मैंने बटलर वैंग की ओर खाली नज़रों से देखा, जो आमतौर पर इतने सौम्य और सभ्य होते थे, लेकिन अब पूरी तरह से टूट जाने की कगार पर थे। और जैसे किसी अजीब जादू के असर में आकर मैंने लगभग अनजाने में ही सिर हिला दिया। अगला जन्म? अगर सच में अगला जन्म जैसी कोई चीज़ होती तो शायद मैं गू किंगहान को एक मौका देने की कोशिश करता और ऐसा करके खुद को भी एक मौका देता। लेकिन अचानक ठीक अगले ही पल मेरे आसपास की दुनिया तेजी से घूमने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं असल में उसी दिन वापस आ गया था जिस दिन कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुए थे। उस समय मेरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। मेरी माँ बीमार थी और उनकी सर्जरी में हमारे परिवार की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। दूसरी ओर गू किंगहान उस महानगर के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। इस जन्म में हमारे रास्ते कभी मिलने वाले नहीं थे। फिर भी गू किंगहान की जानबूझकर की गई बेबसी के दिखावे की वजह से हमारी किस्मतें आपस में इस तरह उलझ गईं जैसे आपस में लिपटी हुई बेलें। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठी थी और अपनी आंसुओं भरी आंखें ऊपर उठाकर उसने अपना बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाया, जो मासूम और दयनीय लग रहा था। अपने पिछले जीवन में इतनी खूबसूरत युवती पर जरा भी शक न करते हुए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे घर तक छोड़ने के उसके अनुरोध को मान लिया था। हालांकि गू किंगहान ने तब एक अजीब प्रस्ताव रखा। अगर मैं बस वहीं रुककर उसका साथ दूं तो वो मुझे रोजाना 10,000 युआन की मजदूरी देगी। जाहिर है मैं ऐसे हवाई महल जैसे ख्यालों पर यकीन नहीं कर सका। मैंने उसके प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। फिर भी इससे पहले कि मैं मुख्य दरवाजे से बाहर कदम भी रख पाता, एक विशालकाय गुंडे ने मुझ पर लाठी से वार किया, जिससे मैं बेहोश हो गया। इसके बाद गू परिवार की हवेली में 3 साल की कैद का दौर शुरू हुआ। एक ऐसा भयानक अनुभव जिसने मुझे एक ऐसा मानसिक आघात दिया जिससे उभरने के लिए मुझे अपने बाकी की पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ा। अब मैं एक बार फिर अपने पिछले जीवन वाली उसी मुश्किल का सामना कर रहा था और मेरे सामने घुटनों के बल बैठी उस आकृति को नीचे देख रहा था। गू किंगहान को जमीन पर बैठे पूरी तरह से दयनीय हालत में देखकर मेरी पहली इच्छा हुई कि मैं मुड़ूं और वहां से चला जाऊं। फिर भी 2 कदम चलने से पहले ही मैं मुड़ गया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि गू परिवार के रक्षक जरूर आसपास ही कहीं छिपे होंगे, जिससे भाग निकलना कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन था। उस पल बटलर वैंग ने मुझसे पिछले जन्म में जो मिन्नतें की थी वे मेरे मन में लगातार गूंजने लगी, जिससे मेरे चेहरे पर एक कड़वी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। चूंकि किस्मत ने मुझे ये दूसरा मौका दिया था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने पिछले जन्म में किए गए वादे को जरूर निभाऊंगा। उस औरत के सामने खड़े होकर जिसने मेरे पिछले पूरे जीवन की दिशा तय की थी, मैंने ठीक वैसे ही जैसे पहले किया था उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। गू किंगहान ने कुछ हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में साफ तौर पर एक तरह की शंका झलक रही थी। फिर भी जिस पल हमारे हाथ मिले उसने तुरंत मेरा दाहिना हाथ कसकर पकड़ लिया। हल्के से खींचकर मैंने उसे पैरों पर खड़ा किया। धूप की वजह से उसका गोरा नाजुक चेहरा गुलाबी हो गया था। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं चल नहीं पा रही हूं। क्या तुम मुझे घर पहुंचा दोगे?
ये सुनकर मैंने बस एक गहरी खामोश सांस ली। मैंने उस कैफ़े की ओर पीछे मुड़कर देखा, जहां मैं पार्ट टाइम काम करता था। मुझे देर होने वाली थी, लेकिन एक अमीर वारिस की देखभाल करने के मुकाबले एक मामूली पार्ट टाइम नौकरी की क्या ही अहमियत थी। इसलिए इस बार मैंने उसे घर पहुंचाने की अपनी रजामंदी जताते हुए पक्के इरादे से सिर हिलाया। जिस पल उसने मुझे सिर हिलाते देखा, गू किंगहान की आंखें खुशी से चमक उठीं। मैंने उसे उस जानी पहचानी रॉल्स रॉयस में बैठने में मदद की और 1 घंटे से भी कम समय में मैं खुद को उसी विला में वापस पाया जहां मुझे अपने पिछले जन्म में 3 साल तक कैद करके रखा गया था। मेरे अंदर उठ रही जबरदस्त नफरत ने मुझे लगभग मजबूर ही कर दिया था कि मैं घायल गू किंगहान को वहीं छोड़कर तुरंत मुड़कर वहां से भाग जाऊं। फिर भी आखिर में मैंने उस दबाव को सहने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति जुटाई और गू किंगहान को सहारा देते हुए हम विला के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। ठीक अगले ही पल एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने एक शानदार टक्सीरो पहना हुआ था, मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। ये बटलर वैंग मुस्कुराता हुआ और शांत, उस आंसुओं से भीगे, दुख से भरे बूढ़े आदमी से बिल्कुल अलग था जिसे मैंने पिछले जन्म में देखा था। उसने गू किंगहान के बाएं पैर को देखते हुए हल्का सा माथा सिकोड़ा, जिसे सीधा करने की गू किंगहान की हिम्मत नहीं हो रही थी। गू किंगहान ने बेपरवाही से जवाब दिया, ये कुछ गंभीर नहीं है, मैं बस गिर गई थी। इस पर बटलर वांग की नज़र 2 बार मुझ पर ऊपर नीचे घूमी, फिर मेरी तरफ शालीनता से सिर झुकाते हुए उसने कहा, हमारी छोटी मालकिन की देखभाल में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे होंठ अनजाने में ही फड़फड़ाए। अपने पुनर्जन्म के बाद से घटनाओं का ईश्वरीय दृष्टिकोण यानी गॉड्स आई व्यू रखने के कारण मैं मन ही मन बस हैरान हो सकता था। उसकी अभिनय कला सचमुच कमाल की है। अगर गू किंगहान इस सब की मास्टरमाइंड थी तो ये बटलर वैंग उसका साथी था। अपना आभार व्यक्त करने के लिए गू परिवार ने विशेष रूप से इस क्षेत्र के सबसे मशहूर 5 सितारा शेफ को व्यक्तिगत रूप से आने का न्योता दिया था। गू किंगहान सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें मुझ पर एक तीव्र जलती हुई नज़र से टिकी हुई थीं। अभी मत जाओ, मैं तुम्हें रोज के 10,000 दूंगी। मेरी पुतलियां तुरंत फैल गईं। पूरी तरह से हैरान होने का नाटक करते हुए मैंने पूछा, रोज के 10,000? और मुझे असल में करना क्या होगा? गू किंगहान में अपने लंबे पैरों, जिनमें काले स्टॉकिंग्स थे, पर हाथ फेरा और जवाब दिया, बस यहीं रहो और मेरा साथ दो। जरा देखो तो, कोई भी सामान्य पुरुष उसे इस तरह के मोहक अंदाज में देखकर अपने मन को अश्लील विचारों में भटकने से रोक नहीं पाता। इसलिए एक बार फिर हैरानी का नाटक करते हुए मैंने पूछा, क्या तुम सचमुच मुझे रोज के 10,000 दोगी? जिस पल ये शब्द उसके होंठों से निकले, मैंने देखा कि गू किंगहान के चेहरे पर पहले जो तनाव था वो साफ तौर पर कम हो गया था। इसमें कोई शक नहीं था। आखिरकार अपने पिछले जन्म में जब मैं क्लाइंट्स का मनोरंजन करने और खून की उल्टी होने तक शराब पीने में लगा रहता था, तब भी मैं रोज के 1,000 कमाने के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर गू किंगहान की दरियादिली अलग-भग परेशान करने वाली लग रही थी। हालांकि मैं मन ही मन जानता था कि उसके मन में मेरे लिए जरूर कोई छिपा हुआ मकसद है। फिर भी मैंने अंततः वहीं रुकने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद गू किंगहान ने बटलर वैंग को मेरे लिए एक कमरा तैयार करने का निर्देश दिया। कमरे के अंदर पहुंचकर गू किंगहान की गैरमौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैंने अपना फोन चेक करने का फैसला किया कि कोई मैसेज तो नहीं आया। मैंने देखा कि मेरे बचपन के दोस्त केजंग ने मेरे इनबॉक्स को 999 से भी ज्यादा अनपढ़े मैसेज से भर दिया था। चेगे, चेगे, मैंने तुम्हारे माता पिता से सुना है कि तुम अपने बॉस के साथ रहने के लिए भाग गए हो। तुम्हारा बॉस लड़का है या लड़की? कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं कर रही? चैट विंडो में मैसेज को घूरते हुए मैं उस लड़के के अंदाजे की सटीकता पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। फिर भी पुनर्जन्म के बाद अपने अच्छे भाई को फिर से देख पाना सचमुच खुशी की बात थी। जिस पल मैंने उसके मैसेज का जवाब देना खत्म किया, मैंने ऊपर देखा तो पाया कि गू किंगहान दरवाजे पर खड़ी थी, जो मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी और सीधे मेरी तरफ ही घूर रही थी। उसके सिर से पांव तक एक अलग, दूर दूर रहने वाला और ठंडा सा अंदाज झलक रहा था। एक ऐसी बेरुखी जो उसकी उम्र के हिसाब से उम्मीद की जाने वाली बचकानी मासूमियत को कुछ हद तक कम कर देती थी। मुझे अपनी तरफ देखते हुए पाकर वो आराम से दरवाजे के चौखट से टिक गई और बोली, तुम अभी किससे चैट कर रहे थे?
तुम काफी खुश लग रहे थे। ये सुनकर मेरा दिल तुरंत जोर से धड़कने लगा। गू किंग हान का मुझ पर बहुत ज्यादा अधिकार भाव था। वो ना केवल मेरे शरीर को कैद करना चाहती थी, बल्कि मेरे दिल पर भी कब्जा करना चाहती थी। जिस पल भी मैं उसके नियंत्रण से भागने का जरा सा भी इरादा जाहिर करता, वो तुरंत मेरे गले के चारों ओर अदृश्य जंजीरों को कस देती, जिससे मेरा दम घुटने लगता। और बुरे हालात में वो उन अदृश्य बंधनों की जगह असली, ठंडी और रूह कपा देने वाली बेड़ियां डाल देती। इसलिए मैंने जल्दी से अपना फोन थोड़ा सा हिलाया और ऐसा रवैया रखा जैसे लगे, लो, अगर तुम देखना चाहती हो तो देख लो, बस मेरा भाई है, मैंने जवाब दिया। ये सुनकर गू किंग हान के चेहरे के हाव भाव थोड़े नरम पड़ गए। वो आगे बढ़ीं और अचानक से पूछ बैठीं, जियांग चे, क्या तुम्हारी यौन अभिरुचि सामान्य है? मैं पल भर के लिए अवाक रह गया। बेशक ये सामान्य है, गू किंग हान संतोष के साथ मुस्कुराई। तो फिर मैं निश्चिंत हो सकती हूं। वैसे जियांग चे, क्या तुम्हारा कोई बेड बडी है? जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, गू किंग हान के चेहरे पर साफ तौर पर कुछ तनाव झलकने लगा। सच कहूं तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मुझ में ऐसी कौन सी बात थी जिसने गू किंग हान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। आखिर गू परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते, जिसे एक शानदार कदकाठी और खूबसूरत चेहरा दोनों मिले थे, वो आखिर मुझ पर ही इतनी ज्यादा फिदा क्यों थी? पहली नज़र में प्यार होना तो मुमकिन नहीं लग रहा था। शायद गू किंग हान और मैं पहले कभी मिले हों। फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं गू परिवार की इस वारिसा से पहले कभी मिली हूं, और यकीनन उसके जैसी खूबसूरत लड़की को एक बार देख लेने के बाद कोई कभी भूल नहीं सकता। थोड़ी देर बाद गू किंग हान लिविंग रूम से एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस आईं। पहली शर्त में ये लिखा था कि पार्टी ए की मर्जी के बिना पार्टी बी को गू परिवार के दरवाजे के बाहर कदम रखने की मनाही होगी। दूसरी शर्त में कहा गया था कि पार्टी बी को पार्टी ए के अलावा किसी भी दूसरी लड़की के साथ कोई भी रोमांटिक रिश्ता बनाने की इजाज़त नहीं होगी। इसे कहते हैं अपनी आज़ादी पूरी तरह से गंवा देना। फिर भी ये देखते हुए कि वो मुझे हर दिन 10,000 हैप्पी बीन्स दे रही थी, मैं इस अपमान को आसानी से बर्दाश्त कर सकता था। मेरी पिछली जिंदगी के अनुभवों ने मुझे एक बात सिखाई थी कि गू किंग हान जैसी औरत से निपटते समय आपको बिल्कुल भी अकड़ दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बटलर वैंग ने एक बार मुझसे कहा था कि जब कोई अच्छी चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं उसे पहचान नहीं पाता। अब जब मैं इस पर ध्यान से सोचता हूं तो मुझे एहसास होता है कि वो बिल्कुल सही थे। गू किंग हान के पास पैसा है, बहुत सारा पैसा, और उसके साथ साथ उतना ही रसूख भी। अगर मैं बस अपनी चालें सही ढंग से चलता तो मैं कुछ ही मिनटों में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता था। गू किंग हान ने खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था और उसमें छिपी पैंच पहली नज़र में ही साफ दिख रही थी। समझौते में शुरू होने की तारीख तो लिखी थी, लेकिन ख़त्म होने की कोई तारीख नहीं थी। दूसरे शब्दों में, जब तक वो मुझे जाने देने से मना करती रहती, तब तक मैं हमेशा के लिए उसके साथ रहने को मजबूर रहता। फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस दस्तावेज पर अपना नाम साइन कर दिया। गू किंग हान ने मेज से वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसे बड़े ही प्यार से अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसे अभी अभी कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उस रात देर से हम दोनों डाइनिंग टेबल के आमने सामने बैठे थे। माहौल इतना शांत और सुखद था कि एक पल के लिए मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पता चला कि बस थोड़ी सी नरमी दिखाकर हालात इतने शानदार और सुखद बन सकते हैं। मैं अपने सामने सजी स्वादिष्ट पकवानों की थाली को खाली नज़रों से घूरता रहा और काफ़ी देर तक हिचकिचाता रहा। हालांकि इस खाने को बर्बाद करने से मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन बचपन से मिली मेरी परवरिश ने मेरे मन में ये गहरी आस्था बिठा दी थी कि खाने का हर दाना कड़ी मेहनत का फल होता है। इसलिए मैं खाने को बर्बाद होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। जब गू किंग हान ने मेरे चेहरे के हाव भाव देखे और ये भांप लिया कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तब जाकर मैं आखिरकार बोला, हालांकि थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, कि आपने इतना सारा खाना बनाया है, हम दोनों मिलकर इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। शायद अगली बार हमें थोड़ा कम खाना बनाना चाहिए। ये सुनकर गू किंग हान खुशी खुशी मान गईं। उसे ख़ास तौर पर मेरे द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द अगली बार बहुत पसंद आया। खाने के बाद गू किंग हान लगभग उछलते कूदते हुए किचन तक गईं ताकि वो खुद जाकर मेरे लिए एक गिलास ठंडा और ताजगी भरा नींबू पानी ला सकें।
उसका भरोसा जीतने के लिए आज्ञाकारी और विनम्र बने रहने की अपनी रणनीति पर कायम रहते हुए मैंने बिना कोई दूसरा विचार किए वो पूरा गिलास एक ही सांस में पी लिया। आमतौर पर खाना खाने के कुछ ही घंटों के अंदर गू किंग हान हमेशा बेडरूम में अकेले ही काम करती थी। इन घंटों के दौरान मेरा एकमात्र फर्ज था आज्ञाकारी बनकर कमरे में ही रहना। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस उसका साथ देना था। ये सुनने में आसान काम लग सकता है, लेकिन असल में फोन इस्तेमाल करने की मनाही और बिना हिले डुले एक ही जगह बैठे रहने की मजबूरी एक बेहद तकलीफदेह इम्तिहान था। भले ही उस पल मेरे सामने बैठी इंसान एक ऐसी जवान औरत थी जिसकी खूबसूरती सांसें रोक देने वाली और अमानवीय थी, पर कौन गारंटी दे सकता था कि अगली बार जब वो नज़र ऊपर उठाएगी तो कुछ सचमुच डरावना नहीं कह देगी। गू किंग हान का मेरा डर मेरे बचपन की हॉरर फिल्मों के डर से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया था। आखिरकार फिल्मों के भूत और राक्षस चाहे कितने भी खूंखार क्यों ना हो, महज काल्पनिक किरदार होते हैं, जबकि गू किंग हान तो हाड़ मांस की बनी एक असली यान्डेरे साइकोपैथ थी जो ठीक मेरे बगल में मौजूद थी। शायद इसकी वजह ये थी कि गू किंग हान के बदलते मिजाज को समझने की कोशिश में पूरे दिन मेरे दिमाग पर काफी जोर पड़ा था, इसलिए नहाते हुए बीच में ही मुझे अपनी पलकें काफी भारी लगने लगीं। इस डर से कि कहीं मैं बाथरूम में ही बेहोश ना हो जाऊं, मैंने बस जल्दी से पजामा पहना, नरम बिस्तर पर लगभग कूदते हुए गिरा और गहरी भारी नींद में डूब गया। अपने सपनों में मुझे याद आया कि कैसे उस दिन पहले ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चेतावनी दी थी कि अजनबियों द्वारा दिए गए पेय पदार्थ कभी नहीं पीने चाहिए। एक ऐसी चेतावनी, अफसोस, जिसे मैंने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। अजीब बात यह थी कि मेरे सोने के 5 मिनट से भी कम समय बाद बेडरूम का दरवाज़ा चुपके से खुला। गू किंग हान दबे पांव चुपके से कमरे में आई, फिर थोड़ा झुककर मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई, जियांग चे, क्या तुम सो रहे हो? जब काफी देर तक मेरी तरफ से जवाब नहीं आया तो गू किंग हान खुद को और नहीं रोक पाई। वो बिस्तर के किनारे बैठ गईं, कंबल खींचा और धीरे से उसे मेरे ऊपर ओढ़ा दिया। ये अच्छी बात है कि तुम आज इतने आज्ञाकारी रहे। अगर तुमने मुझे मना करने की हिम्मत की होती तो मेरे पास तुम्हें जंजीरों में जकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। उसी समय उसने अपनी नजरें नीचे कीं और मेरे सोते हुए चेहरे को घूरने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बेहतरीन कलाकृति देख रही हों, एक ऐसा मनमोहक नज़ारा जिससे वो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थीं। कुछ ही पलों बाद उसने चुपके से अपने गोरे पतले हाथों को आगे बढ़ाया और धीरे से मेरे जबड़े की रेखा पर हाथ फेरा। उसने धीरे से खुद से कहा, तुम सोते समय जरा भी आवाज नहीं करते, लेकिन तुम सच में एक अच्छे लड़के जैसे दिखते हो। मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आती हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। 1 घंटे बाद वह पजामा पहने हुए मेरे कमरे में वापस आई। उसके गालों पर हल्की सी लाली छाई हुई थी। उसके लंबे बाल ढीले ढाले उसके कंधों पर गिरे हुए थे और उसके कार्टून पैटर्न वाले नाइट गाउन के किनारे से उसकी गोरी पतली पिंडली दिखाई दे रही थी। शैम्पू की महक लिए हुए गू किंग हान हाथ में एक कंबल थामे हुए धीरे से मेरे बिस्तर पर चढ़ गई। वह थोड़ा सा घूमी और मेरे बगल में लेट गई। उसका रेशमी पजामा उसके शरीर से कसकर चिपका हुआ था, जिससे उसकी कमर के खूबसूरत और सुडौल उभार और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रहे थे। शायद एयर कंडीशनिंग बहुत कम तापमान पर सेट थी, क्योंकि वह खुद को कंबल के एक कोने से ढकने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर एक तकिए को गले लगाते हुए वह फिर से चुपचाप मुझे निहारने लगी। वह न जाने कब तक मुझे देखती रही, जब तक कि उसकी आंखों में दर्द नहीं होने लगा। खुशी से लबालब गू किंग हान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी कमर पर रख दिया। उस गहरी खामोशी के बीच उसने पूरी एकाग्रता और गंभीरता से कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ ही लिया। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितनी बेसब्री से ढूंढ रही थी? जियांग चे, मैं तुम्हें किसी भी दूसरी लड़की या लड़के को भी पसंद करने से मना करती हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे। अगर तुम अच्छे लड़के बनकर नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे पैर तोड़कर तुम्हें जंजीरों से बांधकर हमेशा के लिए अपने पास ही कैद करके रखूंगी। फिर उसने एक हल्की सी जम्हाई ली। शायद सिर्फ मेरी कमर पकड़ने से उसे तसल्ली नहीं मिली, इसलिए वह धीरे धीरे मेरे और करीब सरकती गई, जब तक कि उसे मेरे शरीर की गर्माहट महसूस नहीं होने लगी। आखिरकार जब उसे तसल्ली मिल गई तो उसने अपने हाथों से मेरे ऊपरी शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और सो गई। अगले दिन मैं उस विशाल बिस्तर पर, जो 10 मीटर चौड़ा था, जागा और दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा,
जिस पल मैंने देखा कि घड़ी की घंटे वाली सुई 10 पर अटकी हुई है, मैं इतना ज़्यादा चौंक गया कि मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। मेरी पिछली ज़िंदगी में गू किंग हान हर दिन सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच उठती थी और बटलर वोंग मुझे आधे घंटे पहले जगा देते थे ताकि मैं तैयार होकर उसके कमरे में इंतज़ार कर सकूं। गू किंग हान ने मुझ पर कई ऐसे नियम थोप दिए थे जो पूरी तरह से बेतुके थे, ऐसे नियम जिनसे मुझे अजीब सी घुटन महसूस होती थी। जब मैं हड़बड़ी में अपनी जैकेट पहनने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे याद आया, ये तो मेरे पुनर्जन्म का सिर्फ दूसरा दिन था। मेरे नए आज्ञाकारी रवैये की वजह से हमारे बीच का तनाव काफ़ी कम हो गया था। फिर भी ठीक अगले ही पल बटलर वोंग ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आ गए। सुप्रभात यंग मास्टर जियांग। मुझे नमस्कार कर रही उस सौम्य दयालु शख्सियत को देखते हुए मैंने शांति से जवाब दिया, सुप्रभात बटलर वांग। मुझे हैरानी हुई, इससे पहले कि मेरे मुंह से शब्द पूरी तरह निकले भी नहीं थे, उन्होंने अचानक मुझ पर एक ठंडी, तीखी नज़र डाली। फिर सख्त होने का दिखावा करते हुए मुझे धीरे से डांटा, तुम बहुत ज़्यादा औपचारिकता बरत रहे हो। बस मुझे अंकल वांग कहकर बुलाओ, जैसे एल्डेस्ट मिस बुलाती हैं। हालांकि मुझे लगा कि उन्हें अंकल वांग कहकर बुलाना थोड़ा ज़्यादा ही अपनापन दिखाना होगा, लेकिन मैंने मना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब बात बटलर वांग और गू किंग हान की आती थी तो उनके बीच का रिश्ता मालिक और नौकर जैसा कम और कुछ और ही ज़्यादा था। मुझे तो ये असल में एक प्यार करने वाले बड़े बुजुर्ग और एक लाड़ प्यार में पले बड़े बच्चे के बीच के रिश्ते जैसा लगा। गू किंग हान की जो भी इच्छा होती थी वो उसे पूरा करता, बिना किसी शर्त के और बिना किसी नियम कायदे के। जाहिर है इसमें गू किंग हान का मेरे प्रति वो अजीब अधिकार जताने वाला जुनून भी शामिल था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं कई बार गू किंग हान के चंगुल से लगभग बच ही निकला था, लेकिन हर बार बटलर वांग के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और घसीट कर वापस ले आए। अचानक होश में आते हुए मैंने जवाब दिया, अंकल वांग, माफ़ करना, मैं ज़्यादा देर तक सोता रह गया। किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? ये सुनकर अंकल वांग ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, छोटी मालकिन ने कहा कि तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उन्होंने तुम्हें और सोने देने का फैसला किया। मैं तुरंत पूरी तरह से हैरान रह गया। गू किंग हान, क्या वो नाराज़ नहीं थीं? बटलर वांग ने थोड़ी सी त्योरियां चढ़ाईं। तुम्हारी नज़र में क्या छोटी मालकिन सच में इतनी छोटी सोच वाली हैं? थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए मैंने कहा, छोटी मालकिन ने मुझे अपना असिस्टेंट रखा है, मुझे कम से कम थोड़ी तो प्रोफेशनल ईमानदारी दिखानी चाहिए। बटलर वांग कुछ पल के लिए चुप हो गए। समझ गया, छोटे मालिक जियांग, आप नाश्ता करने के लिए लिविंग रूम में जा सकते हैं। मैंने अभी अभी उन्हें धन्यवाद दिया था और दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे बटलर वांग की आवाज़ फिर से सुनाई दी, छोटे मालिक जियांग, हमारी छोटी मालकिन एक बेमिसाल हिया है। पूरी दुनिया में उनके जैसा दूसरा कोई खजाना नहीं है। अगर आप बस उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप उनसे मिलकर कितने ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। ये सुनकर मेरे सिर में अचानक तेज़ दर्द होने लगा। मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में ऐसी बातें इतनी बार सुनी थीं कि मेरे कानों में तो जैसे इन बातों को सुनने की आदत ही पड़ गई थी। फिर भी मैंने एक बार भी इन बातों को दिल से नहीं लगाया। इसके विपरीत मुझे हमेशा यही लगा कि बटलर वांग बस मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विद्रोह करने की मेरी बार बार की नाकाम कोशिशों के बाद मुझे कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। मैं गू किंग हान को कभी भी किसी भी तरह से मात नहीं दे पाऊंगा। कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने अपने होठों के कोनों को हल्का सा मोड़ा और धीरे से कहा, धन्यवाद अंकल वांग। सच कहूं तो अगर आप मुझे बाहर निकालने की कोशिश भी करते तो भी मैं नहीं जाता। मैंने कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होते ही काम करना शुरू कर दिया था, सिर्फ एक वजह से, पैसे कमाने के लिए। शायद आपको मेरे परिवार की हालत के बारे में पता ना हो, लेकिन जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मेरी माँ की एक सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से हम पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था। हमारे पास सच में ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे बचे हुए हैप्पी बीन से ही मेरा बेफिक्र कॉलेज वाला जीवन चल रहा है। ये कहते हुए मैं अचानक हंस पड़ा और अपने फ़ोन को हिलाया। ज़रा अभी की हालत तो देखो। मैंने बस एक झपकी ली और पूफ, मेरे हैप्पी बीन्स फिर से पूरे हो गए। इतनी अच्छी नौकरी और कहाँ मिल सकती है। अपनी बात कहकर मैं कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे पर किसी को खड़ा देखकर मैं वहीं जम गया। हे भगवान, गू किंग हान यहाँ कब आ गई? क्या उसने वो सब सुन लिया जो मैंने अभी कहा था? क्या वो मुझे एक पैसे का लालची, घटिया और नीच इंसान समझेगी? फिर भी शायद ये इतनी बुरी बात ना हो।
जब तक गूकिंग हान को ये एहसास हो जाता है कि मैं भी किसी आम इंसान जैसा ही हूँ, और जब उसका ये नयापन खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से आज़ाद हो जाऊंगा। मुझे हैरानी हुई कि गूकिंग हान ने बस एक सपाट, एक जैसी आवाज़ में मुझे छेड़ा। मुझे लगा था कि तुम एक पवित्र साधु संतों जैसी सोच वाले इंसान हो, कोई ऐसा जो पैसे जैसी घटिया चीज़ों से नफरत करता हो। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें 10 अरब दूंगी, मैं तुम्हें खरीद लूंगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी, यहीं और अभी। ये सुनकर मेरा दिमाग वहीं चकरा गया। ये औरत कभी भी नियमों के हिसाब से क्यों नहीं चलती? ये देखकर कि मैं चुप रहा और कोई जवाब नहीं दिया, गूकिंग हान के चेहरे पर उदासी छा गई। तो क्या तुम तैयार नहीं हो? अपनी जान बचाने की एक जबरदस्त इच्छा ने तुरंत मेरे अंदर बची खुची सारी इज्जत को कुचल दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था, क्या सच में मेरी एक जिंदगी 10 अरब के लायक है? ये सुनकर गूकिंग हान के होठों के कोनों पर एक शरारती मुस्कान तैर आई। इसका हल तो बहुत आसान है, क्यों ना तुम अपनी अगली जिंदगी और उसके बाद वाली भी मुझे ही सौंप दो। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। भला किसने सोचा होगा कि बात यहां तक पहुंच जाएगी? और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि गूकिंग हान वो कभी भी टालमटोल नहीं करती था। ठीक उसी पल उसने अपना फोन निकाला और मुझे 10 अरब रुपए ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो गले से बाहर ही आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर गूकिंग हान सचमुच 10 अरब रुपए जीत जाता तो क्या मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी के लिए उसका खिलौना बनकर नहीं रह जाता? ये सारा नज़ारा देखते हुए बटलर वोंग, जो पूरे शहर का कामकाज संभालते थे, राहत की सांस लिए बिना न रह सके। उन्हें पता था कि उन्होंने स्थिति को समझने में कोई गलती नहीं की थी। हालांकि ये नौजवान बाकी सबसे काफी अलग दिखाई देता था, लेकिन ये सब महज एक दिखावा था। फिर भी कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में यंग मिस इतना ज्यादा सोचती हो, ये लड़का साफ तौर पर कोई ऐसा साधारण इंसान नहीं था जो बस भीड़ के साथ बहता चला जाए। इससे पहले कि मैं ये समझ पाता कि बटलर वोंग के लगातार सिर हिलाने का क्या मतलब था, मैंने गूकिंग हान को एक बेपरवाह और उदासीन लहजे में बोलते हुए सुना, जियांगचे, असल में तुम यहां रुकना नहीं चाहते, है ना? मैं वहीं का वहीं जड़वत खड़ा रह गया। धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर हवा में खून जैसे लाल अक्षरों की एक पंक्ति तैरती हुई गुजरी। सारी कोशिशें बेकार। माहौल अचानक से बेहद अजीब और रहस्यमयी हो गया। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मिस गू, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अचानक ही गूकिंग हान ने मुझे बीच में ही टोक दिया और उसके चेहरे के हाव भाव और भी ज्यादा ठंडे और सख्त हो गए। जियांगचे, तुमने अभी मुझे किस नाम से पुकारा? मिस गू। मेरे पूरे शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। तो फिर क्या मैं तुम्हें हान हान कहकर बुला सकता हूं? ये सुनकर गूकिंग हान पल भर के लिए हैरान रह गई। हान हान? आज तक किसी ने भी मुझे इस नाम से नहीं पुकारा। ये सुनने में काफी नया और अनोखा लग रहा है। ये देखकर कि वो अभी भी हिचकिचा रही थी, मैंने अपना सिर खुजलाया और कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कुछ और सोच सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तैयार हूं। आज से सिर्फ तुम्हें ही मुझे हान हान कहने की इजाजत है। गूकिंग हान की आंखों में एक ऐसी खुशी झलक रही थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसकी आंखें हंसते हुए चांद की तरह हो गईं और उसके चेहरे पर एक उत्सुक उम्मीद का भाव था। उसने मुझसे कहा, जियांगचे, इसे फिर से कहो। ये सोचकर कि रोज के 10,000 रुपये छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, मैंने हिचकिचाते हुए एक बार फिर अपना मुंह खोला। हान हान, हान हान। जब मैंने कुछ बार लगातार ये नाम पुकारा तो गूकिंग हान ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराई। ये सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे इस तरह बुलाया जाना बहुत पसंद आया। जब वो बहुत खुश थी, उसी पल का फायदा उठाते हुए मैंने जल्दी से समझाया, हाँ, मेरा असल में अभी कोई और मतलब नहीं था। बस बात यह है कि रोज के 10,000 रुपये मिलने पर मुझे लगा कि मैं इसे लेने के लायक नहीं हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, गूकिंग हान ने मुझे फिर से बीच में ही रोक दिया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम जब चाहो मेरा फायदा उठा सकते हो। असल में अगर तुम मेरा फायदा नहीं उठाओगे तो मैं तुमसे ऐसा करने की भीख मांगूंगी। गूकिंग हान के लिए 10 अरब खर्च करके मेरी पूरी जिंदगी, ये वाली और अगली वाली भी, खरीदना असल में उसका मेरा फायदा उठाना था। फिर भी उसे ऐसा कहते सुनकर मुझे ये एहसास अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। खुद को रोक ना पाने के कारण मैंने अचानक पूछ ही लिया, क्या हम पहले कहीं मिले थे? आखिरकार मैंने गूकिंग हान से कभी औपचारिक रूप से अपना परिचय नहीं दिया था,
फिर भी वो मेरा नाम बिल्कुल सही सही ले पा रही थी, और फिर भी किसी वजह से मुझे उसके बारे में जरा सी भी याद नहीं थी। मेरे सवाल पर गू किंग हान ने अपने चेहरे पर एक ऐसा भाव लाया जो ना तो पूरी तरह से मुस्कान था और ना ही पूरी तरह व्यंग, और उसने जवाब दिया, हाँ, हम जरूर मिले हैं। कब, कहाँ? मैंने पूछा। मेरी जिज्ञासा जाग उठी थी। गू किंग हान हल्के से मुस्कुराई। वो मुस्कुराई उसके चेहरे पर बेपरवाही का हल्का सा भाव था। कल देर रात मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखी थी। ऐसा लगा कि उसका मुझे कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने इस बात पर जोर न देने का फैसला किया। रात के खाने के बाद मैं सोफे से टिककर बैठ गया, थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हुए। हालांकि मुझे पता था कि इस समय मुझे अपनी किस्मत नहीं आजमानी चाहिए, फिर भी मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। इसलिए घबराहट से कांपते हुए मैं गू किंग हान के पास गया और उससे कहा कि मुझे घर जाकर कुछ चीज़ें लानी हैं, और वादा किया कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। मुझे हैरानी हुई कि गू किंग हान ने बस हल्की सी मुस्कान दी और तुरंत मान गई। उसने मेरे पीछे कोई अंगरक्षक भी नहीं लगाया, उसने बस मुझे जाने दिया। मुझे जाने देने की ये इच्छा कुछ हद तक मेरे पुनर्जन्म के बाद से मेरे अपने व्यवहार का ही नतीजा थी। मैं गू किंग हान के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी हो गया था। मेरे रवैये में 180 डिग्री का पूरा बदलाव आ गया था, और इस बड़े बदलाव के कारणों का पता लगाना मुश्किल नहीं था। 5 मिनट बाद अपने स्टडी रूम में गो किंग हान जमीन से छत तक बनी खिड़कियों से बाहर देख रही थी और मुझे विला से बाहर जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर होते गए, जैसे कि वो किसी भी पल बेहोश होने वाली हो। उसके बगल में बटलर वांग गहरी चिंता के साथ देख रहा था। मिस, उसने कहा, अगर आप नहीं चाहती कि वो जाए तो मैं तुरंत किसी को भेजकर उसे वापस बुला सकता हूं। हालांकि गू किंग हान ने बस चुपचाप अपना सर हिलाया और अपनी नजर वापस खिड़की की ओर घुमा ली। अगर मैंने ऐसा किया, वो धीरे से बोली, तो वो यकीनन मुझसे नफरत करने लगेगा। इतने लंबे समय बाद मैं आखिरकार उसे फिर से ढूंढ पाई हूं। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो फिर से गायब ना हो जाए। आधे घंटे बाद मैं आखिरकार अपने पुराने पारिवारिक घर लौट आया, जिसकी मुझे बहुत याद आ रही थी। सब कुछ पहले जैसा ही जाना पहचाना था। मेरे पिछले जीवन में ठीक मेरे 26वें जन्मदिन के दिन एक अचानक दुखद कार दुर्घटना में मेरे पिता की जान चली गई थी, और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। जब बच्चे अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, तब तक माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते। जो दर्दनाक यादें मैं अपने साथ लिए घूमता था, वे जीवन भर का पछतावा बन गया। अपने परिवार के साथ थोड़ी देर मिलने के बाद और मेरे दिल में भारी हिचकिचाहट के बावजूद मैंने अपना सामान समेटा और विला लौटने की तैयारी की। सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि गू किंग हान के काम कितने भी अजीब क्यों न रहे हों, उनका असली मकसद हमेशा एक ही था, मेरा दिल जीतना। आखिर मैं तो बस एक मामूली सा साधारण इंसान था। इतने बड़े और प्रतिष्ठित परिवार की किसी लड़की का मुझ पर ध्यान देना अपने आप में ही एक सम्मान की बात थी। हालांकि जैसे ही मैं नीचे वाली मंजिल पर पहुंचा, और इससे पहले कि मैं कार में कदम भी रख पाता, अचानक मैंने पीछे से किसी को मेरा नाम पुकारते हुए सुना। पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबे बालों वाली लड़की, जिसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, मेरी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। सच में तुम ही हो जियांगचे? मुझे लगा कि मेरी आंखों को धोखा हो रहा है। उसका नाम बाई निनंग बिंग था। वो हाई स्कूल में मेरी क्लासमेट थी, एक ऐसी होनहार लड़की जिसे पाने के लिए न जाने कितने लोग होड़ लगाते थे। मुझे ये मानना पड़ेगा कि अपने पिछले जन्म में मैं भी बाकी सभी लड़कों की तरह बाई निनंग बिंग के प्यार में पूरी तरह से पागल था। नतीजा ये हुआ कि जिस दिन हमारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुए, अपने रूममेट्स के उकसाने पर मैंने हिम्मत जुटाई और उससे अपने दिल की बात कह दी। लेकिन उसने बड़े प्यार से ये कहकर मुझे मना कर दिया कि हम अभी बहुत छोटे हैं